नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में बताऊंगा और इसके पहले मैंने केमिस्ट्री के कुछ अन्य वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन से अयस्क का सांद्रण फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपको 4 अयस्क दिए गए हैं, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि किस अयस्क का सांद्रण जो है वो फेन प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, पहला है कार्बोनेट, दूसरा सल्फाइड, तीसरा ऑक्साइड और चौथा दिया गया है फॉस्फेट। तो सामान्यतः इस विधि द्वारा यानी कि फेन प्लवन विधि द्वारा जो है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि फेन प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो है वो किया जाता है। तो इसमें से आपका विकल्प नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि फेन प्लवन विधि द्वारा जो है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पारकश विधि द्वारा निष्कर्षण होता है, यानी कि पारकश विधि द्वारा किसका निष्कर्षण होता है। ध्यान दीजिए, लोहे का, सोडियम का, तीसरा है चांदी का और चौथा है जिंक का। तो पारकश विधि द्वारा जो है चांदी का निष्कर्षण होता है। तो आपको याद रखना है कि पारकश विधि द्वारा चांदी का निष्कर्षण होता है। तो इसमें यही पूछा गया था कि पारकश विधि द्वारा निष्कर्षण होता है यानी कि किसका निष्कर्षण होता है। तो पारकश विधि द्वारा जो है चांदी का निष्कर्षण होता है। तो इसका विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक अकार्बनिक लवण के जलीय विलयन में AgNO3 मिलाया जाता है, सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो NH4OH में विलेय है, लवण में उपस्थित ऋणायन है। तो उस लवण में उपस्थित ऋणायन बताना है आपको। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, पहले एक समीकरण जिसे यहाँ पे लिखा गया है, एक अकार्बनिक लवण के जलीय विलयन में जो है AgNO3 मिलाया जाता है। तो यहाँ पर अकार्बनिक लवण ले लेते हैं HCl, तो ये हो गया HCl। तो इसके जलीय विलयन में जो है आपको AgNO3 मिलाना है, तो AgNO3, तो ये प्राप्त होगा AgCl का सफेद अवक्षेप। AgCl इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, Ag और Cl, इसके अलावा जो बचा है वो है HNO3। तो यहाँ पर बचा है HNO3, तो ये इतना हो जाएगा। इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3 को। तो यहाँ पर ये सिल्वर क्लोराइड यानी कि इसका सफेद अवक्षेप प्राप्त हो गया है। तो अब ध्यान दीजिए, आगे लिखा गया था सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है जो NH4OH में विलेय है। तो ये NH4OH में विलेय है। तो अब फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा AgCl, इसके बाद प्लस NH4OH, ये इतना हो जाएगा। तो प्राप्त होगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl और प्लस H2O। तो यहाँ पर ये जो प्राप्त हुआ है इसको बोलते हैं विलेय डाईएमीन। तो विलेय डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड। तो ये इतना हो जाएगा विलेय डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड। ध्यान दीजिए, ये समीकरण भी संतुलित नहीं होगा। यहाँ पर NH4OH दिया गया है, तो इसमें यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए और इधर 2H2O कर दीजिए। तो अब ये समीकरण जो है वो संतुलित हो जाएगा। तो लवण में जो है क्लोराइड मूलक जो है वो उपस्थित है। तो जब क्लोराइड मूलक उपस्थित है तो इसका मतलब यहाँ पर जो उपस्थित ऋणायन होगा वो Cl- होगा। तो इसका विकल्प नंबर बी यानी कि Cl- जो है वो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया गया है, सफेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जल, केरोसिन, एथिल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म। तो सफेद फास्फोरस जो है इसको जल में रखा जाता है क्योंकि यह जल के साथ जो है क्रिया नहीं करता है। तो सफेद फास्फोरस जो है ये जल में रखा जाता है क्योंकि ये सब जो है जल के साथ क्रिया नहीं करता, परंतु वायु में जो है तेजी से आग पकड़ करके ये P4O10 का जो है सघन श्वेत धूम्र
देता है। तो आपको ये याद रखना है, सफ़ेद फास्फोरस जो है, इसमें दिया गया था कि सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं, तो सफ़ेद फास्फोरस को जो है जल में रखा जाता है। और जल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह सफ़ेद फास्फोरस जो है जल के साथ क्रिया नहीं करता, परंतु वायु में जो है ये सफ़ेद फास्फोरस वो तेजी से आग पकड़ करके P4O10 का जो है सघन श्वेत धूम्र देता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस है, तो इसमें दिया गया है XE, AR, NE और HE। तो ये दिया गया है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस है, तो यहाँ पर सबसे अधिक क्रियाशील जो निष्क्रिय गैस है वो XE, इसको बोलते हैं जीनॉन। तो यहाँ पर जो XE दिया गया है इसका आयनन विभव जो है वो अन्य उत्कृष्ट गैसों की अपेक्षा जो है कम होता है। तो इसका आयनन विभव यानी कि जीनॉन का आयनन विभव जो है वो अन्य उत्कृष्ट गैसों की अपेक्षा जो है कम होता है और यह सर्वाधिक यौगिक बनाती है। तो आपको ये भी याद रखना है, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अधिकतम यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो अगर अधिकतम यौगिक बनाने वाली गैस पूछा गया तो भी आपको यही उत्तर देना है, यानी कि जीनॉन, क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि इसका आयनन विभव जो है वो अन्य उत्कृष्ट गैसों की अपेक्षा कम होता है और यह सर्वाधिक जो है यौगिक बनाती है और इसके अलावा सर्वाधिक क्रियाशील है, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस है, तो सबसे अधिक क्रियाशील जो है वो XE यानी कि जीनॉन है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि XE का आयनन विभव जो है वो अन्य उत्कृष्ट गैसों की अपेक्षा जो है वो कम होता है और यह सर्वाधिक यौगिक बनाती है और सर्वाधिक क्रियाशील है। तो XE यानी कि जीनॉन। तो इसका विकल्प नंबर A जो है वो सही हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस जो है वो XE यानी कि जीनॉन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया कि कोहरे को भेदने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है, तो कोहरे को भेदने वाले लैंप में जो प्रयुक्त गैस है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पहला दिया गया है Ne, He, N2 और AR। तो कोहरे को भेदने वाले लैंप में जो प्रयुक्त गैस है वो है Ne यानी कि इसे बोलते हैं नियान। आप बता सकते हैं कि निम्न दाब पर यानी कि कम दाब पर जो नियान है वो गैस में विद्युत विसर्जन कराने पर लाल रंग की दीप्ति उत्पन्न होती है, यानी कि निम्न दाब पर नियान गैस में विद्युत विसर्जन कराने पर लाल रंग की दीप्ति उत्पन्न होती है जिसमें कोहरे को भेदने की क्षमता होती है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, तो आपके विकल्प जो है वो गलत नहीं होंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया था कोहरे को भेदने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है, तो इसका उत्तर है नियान। और आप बता सकते हैं कि निम्न दाब पर नियान गैस में जो है विद्युत विसर्जन कराने पर लाल रंग की दीप्ति जो है वो उत्पन्न होती है जिसमें कोहरे को भेदने की क्षमता होती है, यानी कि जो लाल रंग की दीप्ति उत्पन्न होती है उसमें जो है कोहरे को भेदने की क्षमता होती है। तो इसमें बताया गया था निम्न दाब यानी कि कम दाब पर जो है नियान गैस में विद्युत विसर्जन कराने पर, विद्युत विसर्जन यानी कि विद्युत प्रवाहित कराने पर, तो विद्युत विसर्जन कराने पर जो है लाल रंग की दीप्ति उत्पन्न होती है और जिसमें कोहरे को भेदने की क्षमता होती है। तो इसका विकल्प नंबर A जो है वो सही हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि कोहरे को भेदने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस Ne यानी कि नियान है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि हीलियम गैस का मुख्य स्रोत है, तो हीलियम गैस के मुख्य स्रोत में दिया गया है वायु, प्राकृतिक गैस, समुद्री जल, रेडियो एक्टिव खनिज। तो इसमें आपका D नंबर विकल्प यानी कि रेडियो एक्टिव खनिज जो है वो हीलियम का मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि अब आप याद रखिएगा हीलियम गैस का जो मुख्य स्रोत है वो मोनोजाइट सैंड है। हीलियम गैस का मुख्य स्रोत जो है वो मोनोजाइट सैंड है और जो कि एक रेडियो एक्टिव खनिज है, इसलिए हीलियम गैस का जो मुख्य स्रोत है वो यहाँ पर रेडियो एक्टिव खनिज हो जाएगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड है जो कि रेडियो एक्टिव खनिज है। तो आपको ये पॉइंट नहीं भूलना है कि जो आपका हीलियम गैस का जो मुख्य स्रोत मोनोजाइट सैंड है, इसलिए रेडियो एक्टिव खनिज जो है वो हीलियम गैस का मुख्य स्रोत होगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर D जो है वो सही हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि हीलियम गैस का मुख्य स्रोत जो है वो रेडियो एक्टिव खनिज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है विस्फोटक यौगिक है, तो यहाँ पर पहला दिया गया है Mg2Cl2, दूसरा है PCl3, तीसरा है NCl3 और चौथा है HbCl3। तो यहाँ पर विस्फोटक यौगिक जो होगा वो NCl3 है। तो आपको ये
याद रखना, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड NCl3, नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। तो आप बता सकते हैं कि नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड यानी कि NCl3 जो है एक अति विस्फोटक यौगिक है। तो इसमें पूछा गया है विस्फोटक यौगिक है, तो आपको बताना है कि NCl3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड, तो इसका विकल्प नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। तो ये एक विस्फोटक यौगिक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।